नमस्ते एवरीवन। मैंने अपने जीवन में बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स दिए हैं, जैसे कि आईआईटी जेई, कैट, जैट, एसएससी सीजीएल, आरबीआई ग्रेड बी, यूपीएससी। इनमें से ज्यादातर एग्जाम्स मैंने क्लियर भी किए हैं। और एक खास बात है कि हमेशा गणित के अंदर में मैंने 95% से ज्यादा नंबर स्कोर किए हैं। आज भी मुझे दुनिया के सबसे जो डिफिकल्ट एग्जाम होते हैं उनके गणित के सवाल लगाना बहुत ही ज्यादा पसंद है। इसके लिए मैंने अपना एक इंस्टाग्राम अकाउंट भी खोल लिया, जहां पे मैं दुनिया के टफेस्ट एग्जाम जैसे कि चाइना का गाओकाओ हो गया या फिर अमेरिका का सैट हो गया, उनके सवाल 30 सेकंड के अंदर लगाने की कोशिश करती हूँ। ऐसा नहीं है कि मुझे बचपन से किसी मेंटल मैथ के अंदर में ट्रेन किया गया था या फिर किसी ओलंपियाड की मैंने कोचिंग की थी। रेगुलर जो सरकारी स्कूल में गणित की क्लासेस होती हैं वही सीखा था मैंने। हालांकि जब मैं 11वीं कक्षा के अंदर में आईआईटी जेई की तैयारी करने गई तो वहां पे एक कोचिंग के अंदर में मेरे टीचर हुआ करते थे संदीप यादव, जिन्होंने मेरी गणित के प्रति जो नजरिया था उसको बिल्कुल ही बदल के रख दिया। मैंने ये 3 चीजें सीखी जिस वजह से आज तक मैं हर एक एग्जाम में 95% से ज्यादा स्कोर करती हुई आई हूं। जिसमें सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट है, जिसकी मैं हाईली रिक्वेस्ट करती हूं कि आप इस पॉइंट को समझें, वो है फाउंडेशन। आपको अपनी फाउंडेशन मजबूत करनी है मैथमेटिक्स की। यानी कि अगर आप अपनी 9वीं 10वीं की एनसीईआरटी को पूरा समझ लेते हैं, जो भी फाउंडेशनल फॉर्मूलाज होते हैं आप उसको याद कर लेते हैं, प्रैक्टिस कर लेते हैं, तो आपको दुनिया भर की जो कोचिंग क्लासेस के अंदर में, यूट्यूब वीडियोस के अंदर में ट्रिक्स सिखाई जाती हैं, उनके पीछे भागने की कोई भी जरूरत नहीं है। जब भी मैं कोई सवाल सॉल्व करती हूँ मेरे कमेंट सेक्शन में आता है कि ये तो इस ट्रिक की मदद से बहुत ही आसानी से हो जाता। बिल्कुल, लेकिन आप कितने ट्रिक्स को याद रखेंगे? जीवन में हर एक पहलू में, चाहे गणित हो या कुछ और भी हो, उसके अंदर में आप उसको जितना फैंसी और जितना कॉम्प्लिकेट करने की कोशिश करते हैं, जीवन आपको उतना ही डिफिकल्ट दिखाई देगा। और वही बात मैथमेटिक्स के लिए भी ट्रू है। अगर आपके फाउंडेशन फंडामेंटल्स अच्छे हैं तो आपको इन ट्रिक्स के पीछे भागने की कोई भी जरूरत नहीं है। उदाहरण के लिए, अगर हमारे पास एक सवाल दिया गया है कि एक दुकानदार ने 10% प्रॉफिट पे एक सामान को बेच दिया, फिर उस इंसान ने उसको 15% प्रॉफिट पे वापस किसी को बेच दिया, तो नेट प्रॉफिट कितना हुआ? इसको सॉल्व करने के लिए मैं हमेशा बिल्कुल बेसिक से जाऊंगी कि अगर इस जो आइटम का प्राइस था वो एक्स था, तो उसको कितने में बेचा गया, यानी कि उसके ऊपर में जो भी प्रॉफिट था उसको मैंने जोड़ लिया। उसके बाद अब नया प्रॉफिट इस प्राइस के ऊपर में ऐड होगा और हमारा जो फाइनल सेलिंग प्राइस है वो क्या बन जाएगा। अब हमारा फाइनल सेलिंग प्राइस हो गया और हमारा जो कॉस्ट प्राइस था उसको घटा के हमारा क्या प्रॉफिट आया डिवाइडेड बाय हमारा क्या कॉस्ट प्राइस था इनटू 100 हम कर लेंगे, तो हमारा जो नेट प्रॉफिट था वो कैलकुलेट हो जाएगा। अब आप इसको बहुत सारे फॉर्मूलाज जो आजकल फैंसी मार्केट के अंदर में आ गए हैं उससे भी सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन आजकल जो लेवल है कॉम्पिटिटिव एग्जाम का, उसमें हमेशा 2-3 कॉन्सेप्ट को मिला के एक सवाल बनाया जाता है। आप जितने और कॉन्सेप्ट को मिलाते जाएंगे ये ट्रिक्स आपके और कॉम्प्लिकेटेड होते जाएंगे, और अगर आपने एक भी चीज इसमें मिस कर दी तो फिर आपका सवाल बिल्कुल ही डायरेक्ट तरीके से गलत हो जाएगा। हालांकि अगर आप फाउंडेशन फॉर्मेट से जाते हैं तो हर सवाल आपका बिल्कुल सही होगा, आपकी एक्यूरेसी हमेशा परफेक्ट रहेगी। यहाँ पे दूसरी चीज इंपॉर्टेंट हो जाती है कि अगर हम फाउंडेशनल कॉन्सेप्ट के साथ सवाल को बनाते हैं तो हमारी स्पीड थोड़ी डिक्रीज हो जाती है, और हमेशा यही बात को कह के बेचा जाता है कि आप दुनिया के सारे ट्रिक्स को याद कर लें, अपने दिमाग को बिल्कुल पागल कर लें, क्योंकि एक इंसान की लिमिट होती है चीजें याद रखने की और आपकी स्पीड यहां से बढ़ जाएगी। हालांकि मैथमेटिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जहां पे थ्योरी आपकी केवल 10% होती है और 90% आपको प्रैक्टिस करना होता है। आप जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे आपके फंडामेंटल्स आपके दिमाग में बैठ जाएंगे और आप उसको बहुत ही फास्ट स्पीड के साथ सवालों को सॉल्व कर पाएंगे। मैं केवल फाउंडेशनल कॉन्सेप्ट के साथ कॉम्पिटिटिव एग्जाम में सवाल सॉल्व करती थी और मुझे टाइम की आज तक कभी भी कोई भी किल्लत नहीं हुई है, हम चाहे किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम को हमारे देश के उठा के बैठ जाएं।
तो ये सब बस मिथ है जो कि फैलाया गया है। हाँ, आपके जो फॉर्मूलाज हैं, जो कॉन्सेप्ट हैं, वो बिल्कुल क्लियर होने चाहिए। उसके बाद आपको 90% अपनी प्रैक्टिस के ऊपर में फोकस करना है। कम से कम पिछले 5 सालों के प्रीवियस ईयर के सारे सवालों को लगा लेना है। आपके दिमाग में बिल्कुल बैठ जाए कि इन कॉन्सेप्ट से सवाल आते हैं और मुझे इनको ऐसे लगाना है। उसके बाद आपको कोई भी डिफिकल्टी नहीं आने वाली है। कुछ भी फालतू चीज याद करके अपने दिमाग में कूड़ा भरने की कोई भी जरूरत नहीं है। और हमारा तीसरा और बहुत ही इंपॉर्टेंट ये पॉइंट है, और यही वो गोल्डन पॉइंट है जिससे बहुत ही ज्यादा मेरे स्कोर को इजाफा हुआ था, और ये है विजुअलाइजेशन। आप अगर अपने सवाल को केवल पढ़ रहे हैं, आप उसको देख नहीं पा रहे हैं अपनी आंखों के सामने, तब तक आपको गणित के सवाल सॉल्व करना मुश्किल है। तो अगर एक सवाल दिया गया है कि हमारा एक स्फीयर था, उसको हमने 4 भागों के अंदर में काट लिया, तो अब हमारा जो नेट सरफेस एरिया है वो कितना बढ़ जाएगा। अगर आप इसको केवल पेपर के ऊपर में देख रहे हैं, दुनिया भर के फॉर्मूलाज और ट्रिक्स याद करके बैठे हैं, तो आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन इसमें समय लगेगा। और अगर थोड़ा सा भी इसको घुमा फिरा दिया गया, यानी कि 4 हिस्सों के जगह 8 हिस्से बोल दिया गया, 16 हिस्से बोल दिया गया, तो आपके ट्रिक्स बस बैठे के बैठे रह जाएंगे। हालांकि अगर आप इसको अपनी आंखों के सामने देखें कि ये हमारा स्फीयर है, उसका केवल जो सरफेस एरिया है वो बाहर वाला है। अब हमको हर एक चौथाई जो उसका हिस्सा बना है उसका सरफेस एरिया कैलकुलेट करना पड़ेगा और इन चारों भागों को जोड़ना पड़ेगा, तब जाके हमारा नेट सरफेस एरिया आएगा। तो अब इसको देखने के लिए हम ऐसे समझते हैं कि जैसे ये नींबू हमारा एक स्फीयर था, मुझे और कुछ मिला नहीं, वैसे ये तो एग्जैक्ट स्फीयर नहीं है, लेकिन आप मान लें कि ये पूरा एक गोल सा है। तो पहले केवल इसका आउटर एरिया था, यानी कि 4πr² था। अब हमने क्या किया कि बीच में से एक बार काट दिया और एक बार हमने हॉरिजॉन्टली यहां से बीच में से काट दिया, तो एक ये वाला हिस्सा बच गया, यानी कि ऊपर का ये 1/4 पोर्शन हमारा बचा है, और एक ये जो बीच से सर्कल जा रहा था उसका आधा हमारा बच गया है, और जो ऐसे जा रहा था, जो हमने हॉरिजॉन्टली सर्कल काटा था, उसका भी हमारा आधा हिस्सा यहाँ पे रहेगा। तो एक सर्कल का एरिया क्या रहेगा, πr², उसका आधा क्या हो जाएगा, πr²/2। उसी तरह अगर हम इस वाले सर्कल की बात करें तो ये भी हमारा πr²/2 हो जाएगा, यानी कि इन दोनों साइड्स का अगर हम बात करें तो πr²/2 + πr²/2, यानी कि हमारा πr²। और अगर हम आउटर सरफेस की बात करें तो ये हमारा 4πr²/4 है, यानी कि πr²। तो 1/4 हिस्से का एरिया क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2πr²। ऐसे ही हमारे 4 और अलग अलग टुकड़े बनेंगे, तो कितना हो जाएगा टोटल, 8πr²। पहले क्या था, 4πr², तो हम इसका नेट डिफरेंस यहां से बता लेंगे। तो उसी तरह अगर हम इसको 8 हिस्सों के अंदर में काटना चाहें, यानी कि बीच में से एक ऐसे काटा हमने, और फिर हमने एक स्लैंट में काट दिया, यानी कि यहां से फिर से एक तिरछा काट दिया, और इधर से भी हमने तिरछा काट दिया, तो फिर हमारा टोटल एरिया क्या बनेगा। तो उसको भी आप देख सकते हैं कि ये तिरछा काटने पे भी हमारा एक सर्कल रहेगा बीच में से, उसका एक पोर्शन हम निकाल रहे हैं, तो πr²/2 वो बन जाएगा। ऐसे ही करके हमको ऐसे विजुअलाइज करना है हर एक सवाल को, ताकि हमारे लिए आसान बन सके और हम दुनिया भर के फॉर्मूलाज के पीछे ना पड़े। तो ये सारी चीजें अगर आप सीख लेते हैं, इनफ प्रैक्टिस करते हैं, तो मैथमेटिक्स में आपके लिए इससे ज्यादा और कुछ भी नहीं है। और खासकर अभी के समय पे जब डेटा इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अगर आपको मैथ आता है, स्टैटिस्टिक्स आता है, तो आपके लिए जीवन में बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज हैं। तो मैथ्स सीखना अभी बहुत ही ज्यादा जरूरी है। दैट्स प्रीटी मच अबाउट इट। होप इट वाज हेल्पफुल। ऑल द बेस्ट।